हेलो हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर, प्यार भरा। आइए संध्या की इस बेला में आपका हम स्वागत करते हैं और हमें भी इंतज़ार रहता है इस पल का और आपको भी इंतज़ार रहता होगा इस पल का कि आज कैसा क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले ऐसी व्यवस्था हम भी करने की कोशिश करते हैं और आप भी कुछ नया सीखने की चाहत लेकर इस चैनल पर आते हैं। तो आपकी इस चाहत को हम यूं ही बरकरार रखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं अपने आप से। अगर हमें कुछ ना हुआ तो कुछ हो गया तो फिर कोई बात नहीं, अलविदा दोस्तों। अगर जिंदा हैं तो कुछ ना कुछ सर आपके लिए ज़रूर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा हूँ जो मेरे लाइफ के अंदर घटित हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन यही समझो कि बहुत जद्दोजहद के बाद मैं पढ़ा पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, मतलब तू सोच नहीं सकता है उस जद्दोजहद से मैं अभी गुजर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपके बीच खड़े रहने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो प्यार हमें मिला है उसको उस मुकाम तक लेकर जाऊँ जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चों को एडमिशन में चला, बहुत ज़्यादा एडमिशन हो जाने के कारण समझो कि अब हम लोग एडमिशन अब लेने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐप का भी एक अपना लिमिट है। उस लिमिट को क्रॉस करके हम लोग एडमिशन अब नहीं ले पा रहे हैं। मतलब एक्सटेंड 10,000 एक्सटेंड किए, फिर 20,000 एक्सटेंड किए, फिर 5,000 और एक्सटेंड किए, फिर 10,000 एक्सटेंड किए। मतलब इतना एक्सटेंड करने के बावजूद भी हम लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। जिन बच्चों का कोर्स, कुछ बच्चे ऐसे हैं चला, जो कि जैसे होता क्या है, अब अगर हजारों बच्चों ने कोर्स खरीदा है तो कुछ का पेमेंट इशू हो जाता है, उनका केवाईसी नहीं रहता है बैंक से, या फिर उनका बैंक से ऑनलाइन परमिशन नहीं रहता है पे करने का वगैरह वगैरह। तो गांव के बच्चों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो आप क्या कीजिए सर, क्योंकि उतना फ़ोन उठाना भी संभव नहीं है। हजार की संख्या में फ़ोन आ रहा है दिन भर में, हमको लगता है 7 से 8 हज़ार फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो आप क्या कीजिए सर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे 68 से 70 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें आप देखिएगा, जैसे आप खोलिएगा तो ऊपर में आपको एक पिन किया हुआ मिलेगा। ये जो चैनल है एसके झा पीडीएफ के नाम से, जिसपे 67,000 प्लस मेंबर्स हैं, उस पर आप देखिएगा ऊपर में एक पिन किया हुआ आपको मिलेगा। और वो जो पिन किया हुआ मिलेगा, यहां पर जो भी बच्चे हैं अभी, यहां पर जिन बच्चों को कोर्स से रिलेटेड शो नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, कुछ बच्चे तो हैं ही सर ऐसे जिनका नहीं कर पा रहा है, मैं उन पे भी काम कर रहा हूं कि उनका कैसे करेगा। जैसे आप ये खोलिएगा टेलीग्राम खोलिएगा, यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, इसको क्लिक कर देना और इसको इस फॉर्म को फिलअप कर देना। तो जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा वो हमारी टीम सॉल्व कर देगी। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर देंगे। आते हैं सर कि सर एक लाइन का बात है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हो रहा है। समझ लो कि हैं तो हैं, नहीं तो कुछ पता नहीं। कोशिश पूरी रहेगी कि तुम्हारे बीच रहें, तुम्हारा प्यार पाते रहें और तुम्हारी सेवा करते रहें। एक लाइन का बात है। चला, बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ इधर उधर चल रहा है, बट हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ हैं कि नहीं ये तो आपका दिल कहता होगा, बट हम आपके साथ हैं सर। आइए, हमने ये प्रॉमिस किया है कि ये बैच हम एग्ज़ाम तक चलाएंगे, तो हम अगर जिंदा रहे तो ये बैच एग्ज़ाम तक जरूर चलेगा। हमें कुछ हो गया तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते। एक लाइन का बात है। और कभी चला, हम तुमको ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे आप पेड में आ जाओ, आप पैसा लेंगे वगैरह वगैरह। ये बैच हमेशा के लिए आपकी सेवा में रहेगा, अभी से एग्जाम तक, एकदम 15 दिसंबर तक ये बैच आपकी सेवा करेगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है। आ जाइए सर इधर, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका बड़ा फाड़ू है। कहता है एक एंगस्ट्रॉम, चला रे लड़का इसको याद करके जाता है। क्या याद करके जाता है बउआ हमर सोना, सब याद करके क्या जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये याद करके जाता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। लेकिन जैसे लड़का यहां पहुंचता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, वो 10 टू द पावर -10 को तो याद रखता है, मीटर को भूल जाता है और इसको मार के चला आता है और यह आंसर हो जाता है गलत। तो आपको पते नहीं चलता है कि मेरा 60 नंबर बना के आया और मैं 22 को गलती काहे हो गया का।
तो इसको सर बनाएंगे कैसे? हम कोई 10⁻10 तो ठीक है, लेकिन इसको हम बदल भी तो सकते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻। इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से गुना करेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। अगर गुना कर देते हैं तो अब अगर हम 10⁻⁻2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा सेंटीमीटर में, सॉरी 10⁻+2 से, -2 से नहीं, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻2 सेंटीमीटर। यानी इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा, तो हम 100 से गुना कर दिए। देखना हमारा मिस्टेक होता है, एज हो गया है बहुत ज्यादा, अब याहो नहीं हो रहा है, तो चला अब की हो जाएगा 10⁻10 अब +2 10⁻8 सेंटीमीटर। अब चला बताओ आंसर क्या होगा। 10⁻8 खाली देखने से नहीं होगा, 10⁻10 देखने से भी नहीं होगा। या तो ये ऑप्शन तुम्हारा आंसर रहेगा, या तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ये ऑप्शन तुम्हारा आंसर रहेगा। खाली 10⁻10 रट्टा मार लेने से नहीं होगा, एकदम इजी मोड का सवाल होगा, खट से इसको मारेगा, फट से गलती हो जाए। हम आंसर क्या मारेंगे, चला 10⁻8 सेंटीमीटर, -8 यहां सेंटीमीटर होगा, 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। आंसर को ठीक कर लेना। देखो तो कहीं पर मिस्टेक हुआ है, देखो तो कहीं पर मिस्टेक हुआ है, जल्दी से बताओ। हो गया? देखना चला हमारे जोड़ घटाव बड़ी गड़बड़ है। तुम लोग आंसर टाइप करो तो हम देख रहे हैं। अरे इतना ने स्पीड में आंसर टाइप करेगा कि हमारा बुझेवे नहीं करेगा। हो तरीके सी नहीं, बी पता नहीं की लिख रहा है, हमारा बहुत स्पीड है। चला आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी फॉर बॉल, यहां सेंटीमीटर कर लेना, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है फास्फोरस की परमाणुकता होती है। चला रे, अगर हम फास्फोरस की बात करें, हमारा जोड़ घटाव तनी गड़बड़ हो गया, इसलिए चला बुढ़ाड़ी के तुम्हें ना सहारा है, एकदम आराम से। फास्फोरस दो प्रकार का, एक होता है लाल फास्फोरस जिसको हम पीला फास्फोरस भी कहते हैं, और एक होता है सफेद फास्फोरस, ठीक है। चला इसका फॉर्मूला होता है P4 और इसका फॉर्मूला होता है P2। यह सामान्यतः पाया जाता है, सामान्यतः पाया जाता। तो चूंकि अब क्वेश्चन हम कह रहा है कि परमाणुकता होती है, तब परमाणुकता में लड़का कहता है सर लाल या पीला फास्फोरस इसी को कहते हैं, इसका P4 होगा, इसका P2 होगा। हम परमाणुकता के लिए कल सवाल लाए थे, कल और परसों, याद होगा तुमको। परमाणुकता क्या करते हैं, गिन लेते हैं। अगर H2O है इसकी परमाणुकता हो गई 2 1 3, अगर CO2 है तो इसकी परमाणुकता हो गई 3, अगर C6H12O6 है तो इसकी परमाणुकता हो गई 12 6 18 6 24। अगर हम इसकी परमाणुकता की बात करें तो H2O की परमाणुकता 2 1 3, CO2 की परमाणुकता 2 1 3, इसकी परमाणुकता 12 6 18 6 24। तो परमाणुकता खाली गिनने से होता है। अब गौर फरमाइएगा जनाब, यहां अगर फास्फोरस की परमाणुकता की बात करें तो हमने कहा है आपको कि फास्फोरस जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल या पीला फास्फोरस, और एक होता है भाई मेरे सफेद फास्फोरस जो कि हड्डी में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है P4, इसका फॉर्मूला होता है P2। तो जब आप यहां आओगे तो लाल या पीला फास्फोरस सामान्यतः पाया जाता है,
सामान्यतः पाया जाता। मास्टर सब की कहेगा तुमको कि ई P4 और P2 में जब पहले रहेगा ना ओकरा मार देना, तो पहले रहेगा तो मार देना, तू मास्टरों को मार देना। ऐसा कोई थ्योरी अवेलेबल नहीं। अच्छा बताओ, चला ऐसा कभी हो सकता है कि दू गो अगर लगे डाउट होते एगो को जो पहले होगा ओकरा मार देना? जब मास्टर ये बात को क्लियर नहीं कर पाता है कि अच्छा कहीं पर ऑब्जेक्टिव में ये कॉन्सेप्ट थ्योरी कोई लिख सकता है कि जब पहले रहेगा ओकरा मार देंगे अगर दू गो एक जैसा लगे तो? चला अगर हम किसी काम को कर सकते हैं और मेरे बाबूजी भी उसी काम को मेरे से अच्छे कर सकते हैं, तो बिजली मिस्त्री हम हैं, बिजली मिस्त्री बाबूओ जी हैं, तो बाबूजी अगर अच्छे से कर सकते हैं तो वो आंसर होंगे क्योंकि वो अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे थोड़े कि जो पहले मिलेगा ओकरा लेके चल जाएंगे। कहते हैं अगर लाल या पीला फास्फोरस ये सामान्यतः पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम इसी को कंसीडर करेंगे और 2 और 4 में ये आंसर मारेंगे और ये सेकंड आंसर होगा, ये सेकंड आंसर होगा। जल्दी से लिख, राइट इट डाउन। चला हो गया। तो फास्फोरस की परमाणुकता हो गई लाल या पीला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। सर मामला ये है कि आपको पेशेंस रखना ही होगा, इतना आसान नहीं है कि साइंस बोलो ना हम फट 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 पढ़ देते हैं, 10 मिनट 20 पढ़ देंगे। वो तो तब संडे का क्लास देख लो, 6 सेट 1 घंटा में हो जाएगा। समस्या की है तुम लोग का ये आदत ना है, तनी एकरो चैनल हुलक लिए, तनी ओकरो चैनल, तो हम बोले ये हुलुक बुलुक से जेबा बोरा में, हुलुके बुलुक में जिंदगी पार हो जतो, अब मामला हो जतो गड़बड़। चला भाई हमारे तोरा हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कोनो एक टीचर अस्थिर होके पढ़, न तो लास्ट में पछताने के अलावा कुछ नहीं, या तो हमसे नहीं तो किसी और से, लेकिन पढ़िए सर। मैथे पढ़ते हैं तो किसी खास टीचर से स्टेबल होके पढ़िए। कहते हैं फास्फोरस की परमाणुकता में P4 मारेंगे आंसर, P4 नहीं रहेगा तब P2 मारेंगे, तो कहता है आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल डीजल केरोसिन इत्यादि को अलग कर। देखो चला इसमें 2 क्वेश्चन आता है। एगो तुमको आएगा आसवन विधि, आसवन विधि से समुद्री जल को शुद्ध करते, बस 2 क्वेश्चन। ये जो इस टाइप का कि पृथक्करण की विधि, खनिज से अयस्क को अलग करने की विधि वगैरह वगैरह में मात्र 2 क्वेश्चन आता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण कहेगा तो हम कहेंगे आसवन विधि। और अगर हम प्रभाजी आसवन की बात करें, प्रभाजी आसवन की बात करें तो मामला हो जाए तो गड़बड़, तो लास्ट में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एकदम आराम से पढ़ाएंगे हम, जिसको पढ़ना होगा मेरे चैनल पे एकदम अस्थिर होके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि सर हम पढ़ाएंगे एकदम आराम से। आसवन समुद्री जल का शुद्धिकरण कहेगा आसवन। अब प्रभाजी आसवन, पेट्रोलियम से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इत्यादि को अलग करना प्रभाजी आसवन है। इतने 2 लाइन फिक्स है, जनरल कंपटीशन में पूछेगा। अब जल्दी से इसको लिख लीजिए, अब फिर हम बात कर लेते हैं। कहता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि का अलग करना क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे प्रभाजी आसवन कहलाता है। आसवन, आसवन हो गया डिस्टिलेशन, समुद्री जल का शुद्धिकरण। रवाकरण, रवाकरण मतलब ठोस करना। अकार्बनिक का पृथक्करण, लिख लो अकार्बनिक, अकार्बनिक का पृथक्करण इसी विधि द्वारा होता है, रवाकरण द्वारा। निस्पंदन कुछ खास नहीं है। अकार्बनिक का पृथक्करण, अकार्बनिक का पृथक्करण रवाकरण द्वारा होता है। आसवन हो गया समुद्री जल का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन आपके सामने है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का अलग करना। द नेक्स्ट, पानी का शुद्धिकरण होता है, तो पानी का शुद्धिकरण हम बोले किससे होता है, आसवन विधि द्वारा होता है। इस सर प्रभाजी आसवन अभी तुरंत हम बताए थे, प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या होता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल इत्यादि को अलग करते हैं। और यहां अवसादन, अवसादन कुछ खास नहीं है, और निस्पंदन भी कुछ खास नहीं। निस्पंदन हो गया, चला अगर निस्पंदन की बात करोगे, नाला का पानी, नाला का पानी, निस्पंदन के सामने लिख लीजिए नाला का पानी, हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है गैस का सीधे ठोस में बदलना। चला रे, ये क्वेश्चन स्पेशल पूछा गया है, हम देखो बता देते हैं, एकदम आसानी से तुमको समझ में भी आ जाएगा, एकदम आराम से। चला, ये क्वेश्चन में बड़ा हर किताब में है और सिर्फ किसी किताब में नहीं है, और सिर्फ प्रीवियस ईयर में पूछा है। देखो ये हो गया, चला तो हर ठोस, ये हो गया भाई हमार द्रव, ये हो गया भाई हमार गैस। अगर हम ठोस की बात करें,
द्रव की बात करें, गैस की बात करें, एक क्वेश्चन यहां से रहने के बहुत ज्यादा संभावना व्यक्त की जाती है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं सर? एकदम आराम से, आप बहुत हड़बड़ी रहन चला, तो एकदम आराम से दूसरा काम करना है, पढ़ना बड़ा आराम से है। ठोस का द्रव में बदलना, इसको हम गलन कहते हैं। गल गया, एक लाइन का बात। देखो यहां संघनन वगैरह पूछता है, बड़ा झोल है उसमें। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना, गल गया ना, ठोस गल गया ना, द्रव बन गया तो गलन हो गया। अब द्रव का ध्यान देना, द्रव का ठोस में बदलना, द्रव ठोस में बदलेगा। द्रव किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। तो द्रव जब ठोस में बदलेगा तो इसको हम हिमीकरण कहते हैं, जमना। जैसे पानी आपका ठोस में बदल गया, इसको हम हिमीकरण, जमना कहते हैं। द्रव जब गैस में बदलेगा, द्रव किस में बदल रहा है? गैस में, यानी पानी। तुम पानी के बारे में सोचना, पानी गैस में बदल गया तो इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। और अगर गैस जो है वो द्रव में बदल गया, गैस किस में बदल गया? चला, गैस ये द्रव में बदल गया, इसको हम कहते हैं संघनन। यही पूछता है, इसको हाईलाइट कर लेगा। कंडेंसेशन आप कहते हैं इसको इंग्लिश में, संघनन। और जब ठोस सीधा गैस में बदलेगा इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और गैस ठोस में बदलेगा, किसी किताब में नहीं लिखा है, बोर्ड ने पूछ दिया। गैस जब ठोस में बदलेगा इसको हम कहते हैं, चला, डिपोजिशन। डिपोजिशन, जमावीकरण कह सकते हो इंग्लिश में। हिंदी में डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन। किसी किताब में चला लिखल नहीं है, हम थोड़ा फिर से बता देते हैं एकदम आराम से। ये तो पानी के बारे में सोचना, खाली सोचोगे तो काम हो जाएगा। देखो ठोस है, ये ठोस यानी बर्फ। बर्फ पानी में बदलेगा तो गल गया तो गलन। पानी, एकदम आराम से सोचना, खाली छाप लेने से नहीं होगा। पानी है, पानी फिर ठोस बन गया यानी बर्फ बन गया तो जम गया, हिमीकरण। द्रव है, द्रव गैस बन गया यानी पानी वाष्प बन गया, वाष्पीकरण। अब वाष्प है, फिर वो पानी बन गया, वाष्प है, पानी बन गया, संघनन। तुमको परेशान बस दुए गो लोग करेगा, एगो ई करेगा संघनन जो कि पूछता है, और एक दूगो ने तीन गो, एगो ई या एगो ई, यही तीन गो पूछता है। इसको हाईलाइट कर लो। आज जैसे कहेगा ठोस, सीधे नहीं पड़ता चला ऊर्ध्वपातन, ठोस का सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन, लेकिन गैस का सीधे ठोस में बदल जाना डिपोजिशन कहलाता है, जमावीकरण कहलाता है। जल्दी से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। और आपको तीनों को चीज पर ध्यान देना, ये सब नहीं पूछता है। जब भी पूछेगा संघनन, डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन, संघनन, डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन, राइट इट डाउन। संघनन, डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन, संघनन, डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन, संघनन, डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन, संघनन, डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन। हो गया? लिख लिए? जल्दी से लिखिए सर, लिखिएगा तो 5 गुना ज्यादा आपको स्पीड में समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, अगले में चलें। अब क्वेश्चन पढ़िए। ठोस का, गैस का ठोस में बदलना, डिपोजिशन ना, यही क्वेश्चन है आपका। गैस का सीधे ठोस में बदल जाना, गैस का सीधे ठोस में बदल जाना डिपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? चला, डिपोजिशन कहलाता है। बाद बाकी ऊर्ध्वपातन हम बोले ठोस से सीधे किस में? प्रैक्टिस का चीज है। चला, एक बार देख के अगर तुरा आ जाता तो अभी तक तो आईएएस बन जाते हम लोग सर, क्योंकि आईएएस से 8, 9, 10 के सवाल पूछता है। तो सर ऐसा होता थोड़े है, आपको बार बार करना होगा और स्थिर रह के करना होगा। ठोस से द्रव में बदल जाएंगे, गल गया तो गलन, जमना हो गया तो जमेगा कैसे? द्रव जब किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा तो जम जाएगा। यू विल गेट द आंसर। हो गया? द्रव ठोस में बदल जाएगा, जमना। गलन हो गया तो ठोस द्रव में बदल गया, गल जाएगा। ठोस यानी बर्फ द्रव में बदल गया। द नेक्स्ट वन इज ऊर्ध्वपातन, सब जानता है, ठोस का सीधे गैस में बदलना। कहता समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। केकरा से प्राप्त होता है? चला, समुद्र के पानी जैसे मिलता है ना, लड़का मार देता है, भाई हमार मार देता है आयोडीन, एकदम मारेगा आयोडीन। जगरा बहुते पेशेंस है उस सोडियम तक पहुंचता है, ठीक ना, लेकिन तोरा पहुंचना है। देखो इस समुद्र का जो घास है, ये देखो 2 बातें हैं यहां। ये जो समुद्र का तुम पानी देख रहा है चला,
ये पानी में मिलता है NaCl। ये जो तू घास देख रहा है लेमिनेरिया, इसमें मिलता है चला आयोडीन। दोनों अलग अलग है। समुद्री घास में, ये समुद्र के पानी में NaCl मिलता है। समुद्र के पानी में क्या मिलता है भाई हमर? समुद्र के पानी में NaCl मिलता है। ये जो पानी है इसमें चला NaCl है। ये जो तुम घास देख रहा है, घास एकरा में चला लेमिनेरिया घास है, इसमें आयोडीन है। तो अगर पानी में पूछ देगा तो कहता समुद्र के पानी में, लड़का कहता है नून मिलता है पानी में, मारो आयोडीन। गड़बड़। वो जो कहता है ना आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, अगर आयोडीन ओकरा में जो समुद्र में मिलता है ओकरा में आयोडीन रहबे करता तो इतना महंगा काहे होता है आयोडीन युक्त नमक? क्योंकि ये लेमिनेरिया घास से मिलता है चला आयोडीन। ये जो घास है ना इससे मिलता है आयोडीन, और ये दोनों जब मिल जाता है तो हम कहते हैं आयोडीन युक्त नमक मैंने खरीद लिया। समुद्र से केवल NaCl मिलता है, और समुद्री घास लेमिनेरिया जो कि शैवाल है उससे आयोडीन मिलता है। अब इसको हम एक लैंग्वेज में लिख देते हैं चला, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। गौर फरमाना। देखना, लिखना, क्या लिखना भाई हमारा? लिखना कि समुद्र के पानी में, एकदम आराम से, समुद्र के पानी में अगर पूछेगा तो NaCl, और अगर समुद्री घास लेमिनेरिया में, समुद्री घास लेमिनेरिया में पूछेगा तो आयोडीन। अब लेमिनेरिया क्या है सर? तो शैवाल है। लेमिनेरिया क्या है? शैवाल है। समुद्र के पानी में NaCl और समुद्री घास लेमिनेरिया में आयोडीन। तो समुद्र के पानी को आ रहा तो हम सोडियम मारेंगे आंसर। समुद्र के पानी में कभी भी आयोडीन नहीं होगा। जल्दी से लिख लो, और लिख के सर यस टाइप कर दीजिए। आज चला अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा लाइव है। आप सबों को सर नमन है। ऐसे ही आपकी सेवा करेंगे। अगर जी गए तो हम आपके साथ रहेंगे। चला आपकी खुशी में हमारी खुशी है। पैसा कितनों चला संदूक में कोई बंद करके रख ले, खुशी तो लाइव बच्चों को देख कर ही आती है। ठीक ना? नमन है। खाली दुआ करना कि जिंदा रहे हम, कुछ न कुछ तुम्हारे जिंदगी में ऐड जरूर करते हैं। कहते हैं चला की कहते हैं ना, तो हंसियों लगता है इतना बच्चा आता कैसे है। ठीक ना? मजा आ गया। चला समुद्र के पानी में NaCl रे, अरे भाई हमर सुना हमर रे, मां कसम अब मौत भी आ जाए तो गम नहीं, जिंदगी तो हमने तेरे साथ गुजारी। गद गद तो बता नहीं सकते हैं कितनी खुशी। लोग 9 गो के लिए तरसते हैं, तूने तो उतना प्यार दिया कि मां कसम लगता है वो कुबेर का खजाना छोड़ दिया मेरे लिए, जो शायद हम इतना प्यार तो हमें शायद मेरी बीवी भी ना कर पाए। मेरे मम्मी पापा तो बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है अभी जो तू प्यार दे रहा है ना, वो किसी के भी प्यार को खत्म कर सकता है, उसको ओवरकम कर सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता। देखो देखो आज लगता है 10,000 पारे हो जाएगा कि अरे गेल्लो 9,981 गेल्लो, अरे गेल्लो रे गेल्लो रे गेल्लो रे 10,000। ओ जियो चला, पहली बार गुरुजी ने 10,000 का रिकॉर्ड पार किया तेरी मदद से। नमन है भाई मेरे। अरे चला समुद्र के पानी में रे NaCl रे, आज समुद्री घास लेमिनेरिया में चला आयोडीन। यही ना? गौर फरमाना की फरमाना। समुद्र के पानी में की कह रहा चला, समुद्र के पानी में, तो पानी में कहेगा तो आयोडीन नहीं मारना, सोडियम मारना हमारे भाई। कैल्शियम तो हड्डी में होता है, और लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। आज तो हिल गलो। नाभिकीय रिएक्टर देख दे, क्वेश्चन में दम न है चला। देखो ना क्वेश्चन पढ़ो। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। लड़का जैसे मंदक देता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, मार के चलाता है, मार के चलाता है भाई हमार फंस जाता है।
अब भाई फंस जाता है, भाई को फंसने नहीं देंगे, आंसर होगा ई। हमारे भाई के कभी आंसर यो होता है, कभी आंसर यो होता है। भाई हमारे सोचता है कि एने मारे कि ओने मारे, कब केने मारे। हम तो हर बड़का भाई है, टेंशन नहीं लेना, हम तेरा बताती। आज तो लफ्ज नहीं है आज हमारे पास, तेरी क्या तारीफ करूं। 11,000 पार करेगा रे। देखो कहते हैं कि पढ़ा रहे, हम तो वो भूल जाते हैं। आज कंप्लीटली शॉक्ड। देखो की पढ़ा रहे तेरे। हाँ अरे भाई हमार किने गया ना भी गया, मंदक मंदक। हाँ चिल्ला रही। नाभिकीय रिएक्टर में जो है, नाभिकीय रिएक्टर चला, नाभिकीय रिएक्टर, इसमें दो चीजें हैं, एक है मंदक और एक है नियंत्रित छड़। एक है मंदक और एक है नियंत्रित छड़। मंदक क्या है रे चला, नामे मंद कर देगा। मंदक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं और नियंत्रित छड़ के रूप में किसका उपयोग करते हैं। मंदक के रूप में हम लोग D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, और नियंत्रित छड़ के रूप में हम लोग बोरॉन और कैडमियम की छड़ का उपयोग करते हैं। रुक जा, तो चला देखो होता क्या है। एक पेज और हम लेते हैं कि ये यूरेनियम है ना 92-235, एकदम आराम से। इस पे जब हम न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं ना, तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यूरेनियम 92-235 ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, साथ ही बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और +3 न्यूट्रॉन निकालता है। अब फिर अगर एक न्यूट्रॉन से इतनी ऊष्मा निकलता है बहुत ज्यादा, अगर ये तीनों अटैक कर देगा तब और ज्यादा, 3 फिर 3 निकालेगा, तो 3 × 9 हो जाएगा, फिर 9 × 27 हो जाएगा। एक को न्यूट्रॉन से तो भयानक ऊर्जा निकल जाता है, और 27 81 होने लगेगा तो मामला गड़बड़ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 न्यूट्रॉन जो निकलता है ना, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है नियंत्रित छड़ द्वारा। अब फिर एक न्यूट्रॉन को धीमा करके फिर से अटैक करवाया जाता है। तेज करवाओगे तो परमाणु बम बन जाए। अब परमाणु बम की ऊर्जा पता है चला, अगर 1 किलो यूरेनियम का विस्फोट हो जाए तो 50 ट्रक कोयला जलाने से जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उतना 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाने से उतनी ऊष्मा हो जाए। और टेम्परेचर तो तुम सोच नहीं सकता, 100 डिग्री सी पर पानी खोलने लगता है, 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट हो जाए। 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा पिघलने लगता है, 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा परमाणु बम अगर फटा। तुम सोच के देखो कितना हो। तो हमने कहा कि जब न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं ना, तो 3 न्यूट्रॉन निकलता है, एक गो से इसमें करवाना होता है, तब ये नियंत्रित होगा रिएक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करते हैं किसके द्वारा, तो नियंत्रित छड़ के द्वारा। और वो नियंत्रित छड़ होता है बोरोन और कैडमियम, ये अवशोषित कर लेता है। और एक न्यूट्रॉन जो फिर जाके अटैक करता है उसको धीमा करते हैं, और धीमा करते हैं किसके द्वारा, तो मंदक के द्वारा। कहेगा मंदक का कार्य क्या है, तो कहेंगे न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। कहेगा बोरोन और कैडमियम की छड़ जो नियंत्रित छड़ है उसका काम क्या है, तो कहेंगे न्यूट्रॉन को अवशोषित कर। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख देते हैं लैंग्वेज में। इतना गोंगो तेरा समझ के तो की करेगा। यहां हम लिखेंगे मंदक, नामे हम मंदक, तो मंद करेगा, रोकेगा। तो यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता। अगर हम यहां आते हैं चला, तो यहां क्या कहता है, ये कहता है यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करता, नियंत्रित छड़ अवशोषित कर। यह न्यूट्रॉन एकदम आराम से चला पढ़ेंगे हम लोग। यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करता। यह न्यूट्रॉन को क्या करता, अवशोषित करता। जल्दी से लिख लो, एकदम आराम से चला, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। इस साइंस फास्ट पढ़ाने से चला तो और कुछ नहीं होने वाला है।
कहता नाभिकीय रिएक्टर, D2O हो गया, ग्रेफाइट हो गया, यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, मंदक है, मंद करता है। जब ये मंदक मंद करेगा तो यह नियंत्रित क्षण है, ये अवशोषित करेगा, वो मंद करता है, वो अवशोषित करता है, ये मंद करेगा, मंदक है, मंद करेगा तो ये अवशोषित कर लेगा। इसमें D2O ग्रेफाइट है, उसमें बोरोन और कैडमियम है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, चला हो गया, हो गया। अब आ जाओ तो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कहता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है। न्यूट्रॉन मंदक है तो मंदक को का काम अवशोषित करना नहीं है, धीमा करना है, धीमा करना है। तो धीमा करना है तो बता क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन को अवशोषित करना कि न्यूट्रॉन को धीमा करना। तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन को धीमा करना। आई कहेगा अवशोषित कौन करेगा, तो अवशोषित करेगा चला नियंत्रित क्षण। आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये, आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन मंदक है, धीमा करेगा। अवशोषित कौन करेगा, तो कहेंगे अवशोषित करेगा भाई हमार नियंत्रित क्षण। और नियंत्रित क्षण हो गया बोरोन और कैडमियम की क्षण। राइट इट डाउन, लिख लिए। आज तो चला, तो कितना तारीफ करें हम, इस सपोर्ट को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। जब तक जिएंगे अपने बच्चों को कहेंगे देखो हम 10-10 हजार लाइव तो हम पढ़ाते, तू लोग की किया है। चला रे अगला, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु, ये चला थोड़ा सा अलग है, बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता, कभी कभी पूछ देता है। इस पर तुम ध्यान देगा हमेशा कि 2-3 गो ईस्वी सब खूब पूछ रहा है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, तब पोखरण में चला 18 मई 1974 को हमारे देश में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा 1975। इस क्वेश्चन को बच्चा नेग्लेक्ट करता है, 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को पूछा है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण, 18 मई लिखो 1974 को, 18 मई 1974 को में पहला परीक्षण राजस्थान में हुआ था। पहला परीक्षण कहां हुआ था, चला पहला परीक्षण हुआ था राजस्थान में। आंसर हो जाएगा 8 का सी, 1974। अगला में चलते हैं, लिख लो 18 मई 1974 को राजस्थान में हुआ था। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसमें चला बड़ा लड़का मिस करता है, जैसे एलईडी देखेगा वो पराबैंगनी किरण पर पूरा जोर डाल देता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन। चला अभी तो पहले किया जाता था टेलीविजन में, याद होगा तुमको पिक्चर ट्यूब, याद है, कहते थे हम लोग पिक्चर ट्यूब खराब हो गया। तब देखो क्या है, कहता है एलईडी जो है, चला पहले तो एलईडी, इसका जो क्वेश्चन तुमको मिलेगा, पहला तो उद्दीपन नाम का कोई भी चीज मिल जाए ना, एलईडी मार देना। उद्दीपन समझते हो, चमक, जहां भी इल्यूमिनेंट यानी उद्दीपन अगर मिल जाए तो चला एलईडी मार देना। उद्दीपन मिल जाए, देखो हम फिर से लिख देते हैं ना, तुमको दिक्कत हो जाएगा। अगर एलईडी की बात करें, एलईडी में अगर तुमको उद्दीपन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, चला उद्दीपन मिल जाएगा तो एलईडी में मार देना कि उद्दीपन कौन करता है, तो एलईडी करता है। उसके बाद अगर मिल जाए एलईडी में सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है, कौन सा किरण छोड़ता है, तो कहेंगे ये रेडियो तरंग छोड़ता है। रेडियो तरंग छोड़ता, कौन किरण छोड़ता, चला रेडियो तरंग छोड़ता और उद्दीपन उत्पन्न करता। लाइट इमिटिंग डायोड, तो फुल फॉर्म तो जानिए रहा होगा एलईडी का, आई लिख लो है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। एक लेजर होता है वो भी उद्दीपन उत्पन्न करता है, मेसर होता है वो भी उद्दीपन उत्पन्न करता है। अब यहां आंसर अनाधून लड़का पराबैंगनी किरण मारता है, जबकि यहां आंसर होगा रेडियो तरंग। राइट इट डाउन, उद्दीपन उत्पन्न करता है, रेडियो तरंग छोड़ता है, और लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म सब जानता है। अगर हम चला पराबैंगनी किरण की बात करें तो पराबैंगनी किरण कहेगा कौन छोड़ता है, पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं। हो गया, अब देखो अगर तुमको क्वेश्चन कह दे पराबैंगनी किरण कौन छोड़ता, तो सूर्य छोड़ता, सूर्य से निकलता है पराबैंगनी किरण। एक्स किरण जब टंगस्टन पर विद्युत पर नहीं से, एकदम आराम से चला, धीरे धीरे पढ़ेंगे। टंगस्टन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है,
इसमें विद्युत धारा, हम वही लाइन लिखेंगे जब पूछता है, बकवास करके एक्सरे के बारे में नहीं पढ़ाने लग जाएंगे कि रोएंटजेन ने इसका खोज किया था। कहता जब टंगस्टन से विद्युत धारा प्रवाहित होती तो एक्सरे उत्पन्न होता। अदृश्य प्रकाश जानी रहा है देखने वाला, रेडियो तरंग तुम्हारा आंसर हो गया, दैट इज एलईडी का। जल्दी से लिख। एक्सरे का आविष्कार तो सब जानता होगा, रोएंटजेन ने किया था। पराबैंगनी किरण सूर्य से निकलता है। एक्सरे की बात करें, जब टंगस्टन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक्सरे निकलता है। लिख लिए? जल्दी से लिखिए, ऑप्शन दे के लिखिए, ना तो मामला गड़बड़ाएगा। अगला कहता जल का वाष्पीकरण होता है। इसमें लड़का बड़ा कंफ्यूज होता है, कहेगा वाष्पीकरण हो रहा है ना, तो खौलेगा तब वाष्पीकरण होगा, यानी क्वथनांक बिंदु पर। मारता है कि नहीं? जैसे देखेगा, ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण होता है, कहेगा क्वथनांक बिंदु पर, मार के चल आएगा। काहे? तो अगर लगता है कि खौलेगा ना तो वाष्पीकरण होगा। क्वथनांक बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट पर खोल जाएगा तो वाष्पीकरण होगा। अरे बाप, मामला हो जाए तो गड़बड़ की है तो चला। ये बताओ कि अगर ये पानी है चला, 99% बच्चा यही मार के आता है, खोलेगा तब ना वाष्पीकरण होगा। चला, मामला यहां गड़बड़ है। कहते हैं ये अगर पानी है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक क्वथनांक है। क्वथनांक समझती है रिजान? क्वथनांक होती है जकरा पर कोई चीज खोलता है। और यहां हम इसको गर्म कर रहे हैं, चला एकरा गर्म करेंगे, थोड़ा सा तापमान देंगे। तुम देखना ठंडी के टाइम में तनिए तापमान अगर मुंह में बढ़ जाता है तो पानी वाष्पीकृत हो जाता है, करते हैं कुहासा निकलने लगता है। तो मामला क्या है देखो, इसको जब गर्म करते हैं ना तो पहले थोड़ा सा ही तापमान दोगे ना तो इससे तुमको वाष्प दिखाई देने लगेगा। ऐसा है कि पानी एकदम 100 पर जाएगा तब का बूम वाष्प निकल गए। क्वथनांक बिंदु फिक्स बिंदु होता है किसी का भी नहीं गलो। क्वथनांक बिंदु फिक्स बिंदु होता है किसी का भी। अगर हम कहते हैं कि आयरन का क्वथनांक कितना, तो आयरन का क्वथनांक अगर हमको कहेगा कितना, तो कितना 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघल जाएगा। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी पर वाष्प बनेगा, वाष्प में पूरा का पूरा परिणत हो जाएगा। लेकिन जब तापमान इसको थोड़ा सा ही देंगे ना, 1, 2, 5, 10 पर, तो धीरे धीरे इससे वाष्प थोड़ा थोड़ा करके निकलने लगेगा। तो कहने का मतलब 100 पर एकाएक वाष्प नहीं बनता, धीरे धीरे वो वाष्प में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10, 20, 30, 40 करोगे तो वाष्प में परिणत होना शुरू हो जाता है। तो कहता है जल का वाष्पीकरण होता है समस्त तापमानों पर, सभी तापमान पर। 1 डिग्री पर, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, थोड़ा सा ही होगा लेकिन होवे करेगा। यहां लड़का क्वथनांक बिंदु मारता है जो कि गलत है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे क्या? जल, इसका आंसर हो जाएगा ये, और लिख लेंगे कि जल का वाष्पीकरण होता है समस्त बिंदु पर। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी तू समझ गया होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से सब पर होता है, 1 डिग्री पर भी होता है, 2 डिग्री पर भी होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है, अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है। यहां लड़का सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है। आ जाइए सर नेक्स्ट में। अगला आपका डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, तो इसका बढ़िया से पढ़ना। अब लड़का जैसे देखता है श्रव्य 20 से 20,000 हर्ज याद रख ले रहता है, 20,000 हर्ज मार के चल आता है। मामला तो नहीं गड़बड़ है? चला, गड़बड़ क्या है, ये नहीं को ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि तुमको पता होगा चला 20 हर्ज से लेकर अब 20,000 हर्ज तक की जो ध्वनि होती है ये मनुष्य के कान के लिए लाभदायक है, इसको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मनुष्य सुन सकता है इसको। लाभदायक मत बोलो, हम कहेंगे मनुष्य इसको क्या कर सकता है? सूंघ सकता, सूंघ न चला, सुन सकता है, श्रव्य ध्वनि है। और 20 हर्ज से जो इधर की होगी इसको हम कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ज से जो इधर की होगी इसको हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। चला रही? तुम कह रहे मास्टर ये तो हम जानते थे, तो मेरा टाइम का है आज बर्बाद कर दिया ये पढ़ा के। हम बताते हैं, देखो ये 20 हर्ज जो है, 20,000 हर्ज, इसके जगह पर कभी कभी 20 किलो हर्ज भी देता है। 20,000 हर्ज के जगह पर 20 किलो हर्ज भी देता है। तो ध्यान से मारना,
ना तो 20,000 हर्ज खोजते रह जाना। अब तोरा मिलवे नहीं करेगा तो 3 गो जीरो के बदले किलो नहीं दे देंगे। इस श्रव्य ध्वनि है किसके लिए चलाती है? मनुष्य के लिए। रुक, किसके लिए? मनुष्य के लिए। देखो तू तेरा अगर कुछ जानता होगा तो कुछ नया आज जान लेगा। और ये जो पराश्रव्य ध्वनि है ये उत्पन्न करता है चमगादड़, ये तो तुम जानता होगा, डॉल्फिन, ये सब जानता है। लेकिन चला एक और नया जानो, पोर्पोइसेस। पोर्पोइसेस इस हमारे यहां नहीं पाया जाता पोइसेस, लेकिन इस बार ग्रुप डी में पाया गया है। ये वो जानवर है जो केवल ग्रुप डी में पाया गया है। पोर्पोइसेस अल्ट्रासाउंड जनरेट कर पाता है। और जब इधर आइएगा तो चला कुत्ता, बिल्ली, सांप। अब देखो कुत्ता 20 हर्ट्ज से कम भी सुन लेता है, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से कम को कुत्ता सुन लेता है। भूकंप की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए कुत्ते खाली सुनेगा। अगर भूकंप आने वाला होगा ना तो वही बैठल रहेगा, काहे? क्योंकि अगर 20 हर्ट्ज से कम सुनाई देता है तो पता नहीं चलेगा भूकंप आने वाला है। तुम्हें एगो चीज और देखना कि हम लोग कुत्ता काहे पालते हैं, जानता है? कुत्ता इसलिए पालते हैं कि वो जो ध्वनि हम नहीं सुन सकते कुत्ता सुन लेता है। 20 हर्ट्ज से कम हम नहीं सुन सकते, हम लोग 20 हर्ट्ज से ज्यादा सुनेंगे। तो कुत्ता देखना, तुम ऐसे पेपर पढ़ रहा है, ऐसे सुतल रहेगा वो, अब बगल से कोई जा रहा है वो कहेगा औ, औ, औ। मतलब उसको 20 से कम सुनाई दे दिया। एक बार क्या हुआ, हम रहते थे अपने वाइस प्रिंसिपल के यहाँ। तो वाइस प्रिंसिपल के यहाँ रहते थे तो उनकी मैडम जो है सुबह सुबह फूल तोड़ने निकली, हम कुर्सी लगा के पढ़ रहे थे। तो उनके यहाँ मैथ पढ़ाते थे जूनियर लोगों को। तो वो सांड बैठा हुआ था रास्ता पर, तो मैडम गई, अब मैडम जाके कहती है सांड को, क्या उठो ना। सांड का आओ, मैडम कहते थे उठो ना। वो कहीं उठे, हमरा याद आ गया, अच्छा ये तो भैया कम आवृत्ति सुनवे नहीं करेगा। और लड़कियों की तीव्रता जो होती है वो कम होती है, अधिक होती है, ओकर आवाज पतला होता है, तारत तो ओकर अधिक होता है, आवाज ओकर पतला होता है, वो सुनवे नहीं करेगा। ध्वनि भी कम थी, एकदम 30-40 हर्ट्ज तक ओकरा सुनाई देगा। एक के बार हम गए, बोले हट उठ, कहता 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, उठ गया। हम लोग जब जाते थे न चला कॉलेज के कैंटीन में, तो एक बार बस 10 सेकंड आपका लेंगे, कॉलेज के कैंटीन में गए एक बार हम लोग, वो हमेशा जाते थे गुपचुप खाने के लिए। तो एगो लड़की थी ना, बड़ा स्टाइल मारती थी, हम लोग गुपचुप खाते थे और वो भी गुपचुप वो लोग भी खाती थी। तो वो लोग का आदत क्या था ना, जैसे गुपचुप ऐसे लेके मुंह में लेगी तो तीखा रहता, ई माँ कितना तीखा है, तो मामला गड़बड़ा जाता था, ठीक ना। वो बोलने का जो उसका तीव्रता है ना चला, वो जो तारत्व है वो पतला है। तारत्व क्या है? पतला। लड़कियों की आवाज, मच्छरों का भन बनाना, तारत्व अधिक होता है क्योंकि वो पतला होता है। तो यहां अगर हम आएंगे तो हम लोग, अब तुम कहेगा सांपों पाल लीजिए सर, वो तो सुन लेता है, तो बता देगा कोई आ गया, हाँ बताएगा, ऐसे काट के बताएगा, देखो आ गया, तुम अब जाओ ऊपर, जल्दी से लिख। एगो नया जानवर तरह मिला ना, पोर्पोइसेस। पोर्पोइसेस ये सर नया ग्रुप डी में पाया जाने वाला जानवर है, इधर उधर नहीं पाया जाता है। सबको नमन है सर, जल्दी से लिख। अब क्वेश्चन बना, डैश की आवृत्ति श्रव्य नहीं है, तो 20 से 20,000 हर्ज के बीच की आवृत्ति श्रव्य है, एक बाद में 22,000 है, आंसर हो जाएगा। और नहीं पढ़ने का तरफ फुर्सत कहां है, लेकिन अब फुर्सत रहेगा, क्या है कि अब भाई हमारे पढ़ लिया है। जल्दी लिख लिया, इतना जैसे लिखिए रहा होगा, लिखिए लिया होगा। द नेक्स्ट, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति। देखो चला, ये जो सुपरसोनिक है ना, ये हो जाएगा अधिक गति। एक लाइन का बात है, बहुत झोल, उतना झोल नहीं पढ़ना। सुपर जैसे हम कहते हैं, एक लाइन का बात ध्यान देना। कभी सुना है मैन, एक होता है सुपरमैन। थ्योरी हम चाहें तो अगर 1.5 पेज पढ़ाते रह जाएंगे, लेकिन तेरा पढ़ना नहीं है। सुपर मतलब होता है, एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। मतलब मैन मतलब हम, और सुपरमैन मतलब तू, जरा बहुत ज्यादा ऊर्जा है। हमारा तो एज में हो गया चला, अब ऊर्जा तनी कम हो गया है, डाउन। तो एक होता है मैन जिसके पास ऊर्जा है, एक होता है सुपरमैन बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो यहां कर है हवा में ध्वनि की गति अधिक, अधिक हो जाएगा तो सुपरसोनिक। अच्छा, अगर अल्ट्रासोनिक की बात करें, अल्ट्रासोनिक होता है, देखो
हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में सुपरसोनिक को जाना जाता है, ए फॉर एप्पल। ये अल्ट्रासाउंड जो होता है चला, ये लगभग बराबर होता है इंफ्रासोनिक कॉम होता है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते इंफ्रासोनिक के बारे में, लेकिन कुछ कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड डिपेंड करता है कि कितना है। तो आंसर हो जाएगा, अगर अधिक पूछेगा तो सुपर, सुपर मतलब जिसके पास बहुत अधिक ताकत हो, इंफ्रासोनिक मतलब हो जाएगा कॉम। तो आंसर बता की हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर चला, सुपर नहीं कहता सुपरमैन। जब ये तो रहा है ना हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति, तो कहना चला सुपरसोनिक, हवा में ध्वनि की गति से कम गति तो कहना इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इज द आंसर, नहीं तो बहुत ज्यादा झोल में फंस जाएगा, 1.5 पेज के थ्योरी में चल जाएगा। सुपरमैन बहुत ज्यादा ऊर्जा, अधिक दे दिया सुपरमैन, कम दे देगा इंफ्रासोनिक। द नेक्स्ट वन कहता आइंस्टीन के विशेष सापेक्षिकता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया गया था? 1905 में चला। कितना ईस्वी में? देखो कुछ कुछ ईस्वी है जो खूब पूछता है और पूछना भी चाहिए। अगर हम 1905 की बात करें, ये 1905 जो है ये आइंस्टीन के लिए बड़ा बढ़िया ईयर था। इसने क्या किया था, यहां एक तो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज भी इसी साल, व्याख्या भी इसी साल इसने कर दी थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज, और इसी साल इसने प्रकाश के कण गुण को सत्यापित किया। प्रकाश के कण गुण को सत्यापित किया, कण गुण को सत्यापित किया, सत्यापित एकदम आराम से चला। प्रकाश के कण गुण को सत्यापित किया, सत्यापित किया। जल्दी से लिख, 3 बातें। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया था 1905 में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज मत बोलो, खोज किया था सर हर्ट्ज ने, वो नहीं पूछेगा तुमको। यहां तुम कर दो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। अब तो चला ऐसा क्वेश्चन है, मास्टरों को लगेगा कि सही है कि गलत है, पते नहीं चलता है। प्रकाश वैद्युत एकदम संभल के अभी पढ़ने का जरूरत है। चला, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था 1905 में ही, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या भी किया था 1905 में, अब प्रकाश के कण गुण को सत्यापित किया था 1905 में। जल्दी से लिखते है तो और बहुत सारा, लेकिन तोरा पूछेगा नहीं भाई, हमार इतने पूछेगा, इसको लिख लेना तो हर काम हो जाएगा। विशेष सापेक्षिकता का सिद्धांत उसने दिया था कब? 1905 में। राइट इट डाउन। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था कितने में? 1905 में। प्रकाश के कण गुण को भी उसी साल उन्होंने इसी चीज से सत्यापित कर दिया। अगला, किसी यौगिक में सबसे छोटी संभव इकाई। चला रे, एकदम हम आराम से तत्व का सूक्ष्मतम कण जो होगा, तत्व का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण। अगर हम तत्व के सूक्ष्मतम कण, एक होता है यौगिक का सूक्ष्मतम कण, दुए को पूछेगा या तो तत्व का ना तो यौगिक का। तो चला रे भाई रे हमर सोना रे, तत्व का सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। एकदम आराम से, तरह याद नहीं रहता। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं चला अणु। हम बोले कैसे याद रखना है, तो देखो तत्व का स्पेलिंग छोटा है, यौगिक का स्पेलिंग बड़ा है, तो छोटका में बड़का स्पेलिंग, अब बड़का स्पेलिंग में छोटका स्पेलिंग। देखो तत्व का स्पेलिंग छोटा है, तो यही दुओ है, ये है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो तत्व और यौगिक में छोटका स्पेलिंग तत्व के, तो छोटका स्पेलिंग में बड़का स्पेलिंग, अब बड़का स्पेलिंग में छोटका स्पेलिंग। तो ऐसे याद रखना, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। तो कहता है किसी यौगिक में सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? यौगिक कह दिया, यौगिक कह दिया तो अणु। पते नहीं चलता अणु मारे कि परमाणु मारे, अणु मारे कि परमाणु मारे, चला पते नहीं चलता है। कहता किसी यौगिक में सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर मारेंगे चला, यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को अणु और तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। हो गया। छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका स्पेलिंग, बड़का स्पेलिंग, बड़का स्पेलिंग, छोटका स्पेलिंग। द नेक्स्ट वन इज, कहता मनुष्यों में सामान्य स्पंदन का रेट क्या है? बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्यों में अगर सामान्य स्पंदन का रेट की बात करें, ये 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है। ध्यान ये रखना है। चला, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, अगला क्वेश्चन और जब जाओगे तो 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड,
क्या तुम्हारा पल्स रेट पर सेकंड 70 से 80 होता है? गड़बड़ाइए जाएगा। 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है, मिनट, 1 मिनट में। और सब लोगों का भी अगर देखोगे तो हॉर्स का 36 से 42 पर मिनट होता है, काउस का होता है 60 से 70, बफेलोज का होता है 50 से 60, तो भैंसे है। कैमल ऊंट 30 से 40, सिप का होता है 70 से 80, गोट का होता है 70 से 80। तुम क्या करे मास्टर, ये जो लिस्ट तू दे दिया है याद के करेगा तू? तो हम कहते हैं चला तू इतना नहीं याद करेगा तो मनुष्य का याद करवे किया, एगो तुम याद कर लो चला ऊंट का, ये पूछता है। एगो तुम याद कर लो डंकी मॉन्ग डॉग, देखो कहना है एक कुतवा के पल्स रेट बहुत ज्यादा है 80 से 120, तो ये पूछ देगा तुमको, एगो मनुष्य का पूछ देगा। और एगो अगर गाय माता के तू याद रख पाता तो एक याद रख लो। 4 गो पल्स रेट इंपॉर्टेंट है, चारों को अगर आप लिख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। सर 9 से 10 में न्यूमेरिकल है, जिन लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल का। कल हम लोग न्यूमेरिकल का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को नया चैप्टर पढ़ना हो कल न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 9 से 10 में लाइव आपको न्यूमेरिकल मिलेगा डेली। 9 से 10 में हम मिलते हैं सर उस चैनल पे, इसी चैनल पे। तो कहते हैं हॉर्स का एगो काउस का याद रखिएगा, कैमल का, ऊंट का, एगो कुत्ता का, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। लड़का तुरंत मार देता, सूरज से पता नहीं कितनी मोहब्बत है, सूर्य और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। एक चला विधिया के क्वेश्चन पूछा है, की पूछा है तोरा बताएं। देखो एगो तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है, न्यूटन चचा के गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है रे, गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन चचा के जो गुरुत्वाकर्षण नियम था वो कहती है एगो m1 द्रव्यमान है, एगो m2 द्रव्यमान है, अब दोनों के बीच r है, तो इसके बीच लगने वाला जो बल होगा वो बल हो जाएगा चला F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर, और यहां हो जाएगा g। पढ़ा है F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये चला g क्या है, g को देखना ध्यान से। जी की अगर हम बात करें ध्यान से एकदम आराम से, चला एकरा पर देखो क्वेश्चन कभी मिलेगा ना तो दिमाग सठिया देगा तो। जी को कहते हैं सार्वत्रिक, ध्यान देना, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कहता है ये जी किसके लिए होता है, लड़का मारता है पृथ्वी के लिए। अरे चुट्टा का नाम है सार्वत्रिक, इतना डेप्थ में थोड़ा जाके पढ़ना हो। सार्वत्रिक मतलब होता है चला यूनिवर्सल, तो सार्वत्रिक मतलब ये हर जगह लागू होता है। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी दो द्रव्यमान के बीच लागू होता है, तो कोनो दो द्रव्यमान होगा, सूरज पर, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, जहां होगा वहां लागू होगा। तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक, नामे दे दिया यहां सार्वभौमिक। लड़का इससे आगे बढ़वे नहीं करता, इससे आगे बढ़ेगा तो यहां लाके रुक देगा, कहेगा ओकरा पृथ्वी सूर्य जैसा तो होवे करता है ना। लिखल है रे चला सार्वभौमिक, जैसे सार्वभौमिक हो गया मतलब वस्तुओं के किसी भी युग्म के लिए, चाहे वो सूर्य और ग्रह के बीच हो, चाहे वो पृथ्वी और सूर्य के बीच हो, चाहे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो। आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु के किसी भी युग्म के लिए। राइट इट डाउन। कहेगा ये जी किसके लिए है, तो हम कहेंगे इस किसी के लिए भी है, कहीं पर भी ये जी का मान नहीं बदलता है, इतने रहता है। राइट इट डाउन। क्या लिखेगा चला, ये लिख लो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जी को लिख लो सार्वत्रिक, सार्वत्रिक को हाईलाइट कर लेना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इंग्लिश वाले भाई लोग के लिए। हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एकदम आराम से चला। हम चाहें तो थोड़ा हंसा भी सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा हंसने नहीं देंगे, इसलिए कि माइंड एकदम कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड होना चाहिए। तुम्हारा टाइम हम बर्बाद करने का हमको कोई हक नहीं है। अगला, इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया है, चला रही हम थोड़ा याद करो, याद करो। हमें वो क्वेश्चन हम बोले ना, मेरा क्वेश्चन ऑर्डर में सेट है, जो आज हम पढ़ाएंगे वो शायद बेसिक होगा, तो आगे जाके उसका नेक्स्ट लेवल आएगा, आगे जाके उसका नेक्स्ट लेवल आएगा। तो हम कोशिश करेंगे सर कि आपको, आप तो जितना पढ़ते हैं पढ़वे करते हैं, हम भी आपके जीवन में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को ऐड करें। तो अगर हम किसी टॉपिक का पीछे लाए हैं, पहला बार ला रहे हैं, तो हमको याद रहता है कि हम उसको नॉर्मल क्वेश्चन दे, नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा अप लेवल जाए, उसके नेक्स्ट डे और अप लेवल जाके वही सेटिंग में क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। देखिएगा हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, याद करो भैया, याद करो। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहते हैं मिल जाए,
परिवर्तित होने के बाद अगर मिल जाए तो वो भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तित होने के बाद ना मिले तो वो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मिल जाए तो भौतिक, ना मिले तो रासायनिक। पढ़ाए तो याद है। अब देखो तो रासायनिक प्रतिक्रिया तक मत पढ़ना, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है ये पढ़ना। तो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है इसका मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है इसका मतलब भौतिक परिवर्तन। अब देख लो भौतिक परिवर्तन क्या है। अपघटन, अपघटन का मतलब होता है चला टूटना। तो कोई चीज टूट जाएगा तो फिर जुट पाएगा। अपघटन मतलब हो गया टूटना। तो नहीं जुट पाएगा, टूटना, नहीं जुट पाएगा, नहीं जुट पाएगा तो रासायनिक परिवर्तन। यह ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना चला तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब भी होता है टूटना। तो टूट जाएगा चला तो जुटेगा कि नहीं होकर कोई माई बाप है, टूट जाएगा तो जुटेगा कि नहीं होकर कोई माई बाप है। ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु को खींचा जाएगा, तब इस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा गया तो फिर उसी पोजीशन पर चला जाएगा, उसी पोजीशन पर चला जाएगा। मतलब ये हो गया चला मिल जाएगा, अब मिल जाएगा तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। ध्यान देना, अपघटन मतलब कहता है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब भौतिक परिवर्तन। तो कह रहा है अपघटन मतलब टूटना, टूट जाएगा तो इसका मतलब नहीं मिलेगा तो रासायनिक परिवर्तन। ऑक्सीकरण मतलब लोहे पर जंग लगना, मिलता है क्या, रासायनिक परिवर्तन। ऑक्सी यहां नहीं पूछ रहा है लोहे में जंग लगना, कह दिया ऑक्सीकरण मतलब थोड़ा समझ लेना होगा लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है। और अगर पूछेगा गुरुत्वाकर्षण तो किसी वस्तु को ऐसे खींचेंगे और खींचा जाएगा, फिर ऊपर लेंगे, ले लेंगे तो मिल जाएगा तो भौतिक परिवर्तन। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है टूटना, तो रासायनिक परिवर्तन। हमारा कह रहा है कौन रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है तो नहीं है ये है भौतिक परिवर्तन। जल्दी से लिख लीजिए, सबके सामने लिख लीजिए। 17 नंबर लिखिए, ए नंबर ऑप्शन देके लिखिए रासायनिक परिवर्तन, बी नंबर ऑप्शन देके लिखिए रासायनिक परिवर्तन, डी नंबर लिखिए टूटता है रासायनिक परिवर्तन, सी नंबर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जल्दी जल्दी लिख लिए, एकदम आराम से चला, फुल कंसंट्रेशन, नो हंसी नो मजाक, ओनली पढ़ाई। क्योंकि चला अभी ये तोहर कैरियर है, या तो जिंदगी भर तेरे को इज्जत मिलेगा समाज में, या तू बोलेगा और कोई नहीं सुनेगा समाज में। दो में से एक ही घटना घटित हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज, कहता है जब ध्वनि हवा में के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, चला जब ध्वनि अगर होगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल, हम पीछे से पढ़ाते आ रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल है। अनुदैर्ध्य है क्या, ध्वनि। अनुदैर्ध्य है क्या, ध्वनि। और अगर हम अनुप्रस्थ की बात करें, किसकी बात करें, अनुप्रस्थ की बात करें तो बाकी सब। कोनो तरंग पूछेगा चला तो बाकी सब। तो कहते हैं बताओ जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, ये देखो हवा में गुजर रहा है, हवा के कण सीधा ऐसे चलते हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य का मतलब होता है सीधा। इसमें देखो ये अनुप्रस्थ होता तो टेढ़ा हो जाता। तो बता क्या होगा, तरंग प्रसार की दिशा में, तरंग प्रसारित होता है उसी दिशा में ऐसे ऐसे कंपन करता है, ऐसे ऐसे कंपन नहीं करता। बाद बाकी कोई भी तरंग होगा तो ऐसे ऐसे करेगा। तो बता आंसर क्या हो जाएगा, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करता है, या हम कह सकते हैं अनुदैर्ध्य कंपन करता है, अनुदैर्ध्य कंपन करता है, अनुदैर्ध्य कंपन करता, अनुदैर्ध्य कंपन करता, अनुदैर्ध्य कंपन करता, दोनों में से कुछ भी हो जाता। ध्वनि जब ये कहेगा तो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य सीधा, अनुदैर्ध्य सीधा, अनुदैर्ध्य सीधा। अब आते हैं चला अगले प्रश्न पर। द नेक्स्ट वन इज, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या। यहां चला कोई परमाणु संख्या मार देता है, कोई परमाणुविकता मार देता है, मामला गड़बड़ा देता है, कोई परमाणु द्रव्यमानों मार देता है। अणु का गठन, ध्यान देना, किसका गठन, अणुओं का गठन। जैसे मान लो H2O का गठन किए, H2O एक अणु है, इसका गठन किससे हुआ, तो कहते हैं परमाणु से हुआ। अब परमाणु का गठन करना परमाणुविकता कहलाता है। तो परमाणुविकता का डिफिनेशन है, देखो परमाणुविकता, परमाणुविकता की अगर हम बात करें, परमाणुविकता, ध्यान देना, कहते हैं
अणुओं का गठन से, अणुओं के गठन यानी परमाणु, अणुओं के गठन नहीं, परमाणु के गठन से, परमाणु के, लिख लेना एक लाइन, परमाणु के गठन से, इस चला H परमाणु है, वो परमाणु है, इसके गठन से एक H2O अणु बना, परमाणुओं के गठन से अणु बनता, यह घटना परमाण्विकता कहलाती, यह घटना परमाण्विकता कहलाती, परमाण्विकता कहलाती। ध्यान से देखना, परमाणु के गठन से अणु बनता और यह घटना परमाण्विकता कहलाती। लिख लो एक लाइन। तो कहता है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? परमाण्विकता कहते हैं। परमाणु के गठन से अणु बनता, परमाणु के गठन से अणु बनता, यह घटना परमाण्विकता कहलाती। हमारे हैंडराइटिंग तनी गड़बड़ है, मुंह से भी बोल देते हैं। परमाणु के गठन से अणु बनता, यह घटना परमाण्विकता कहलाती। परमाणु के गठन से अणु बनता, यह घटना परमाण्विकता कहलाती। लिख लिए? ये देखो, ये परमाणुओं के गठन से, ये H परमाणु है, O परमाणु है, इसके गठन से एक अणु बनेगा H2O, यह घटना क्या कहलाएगा? परमाण्विकता। द नेक्स्ट कहता वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। रक्त लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, एकदम सही है। वयस्क में 6.8 लीटर रक्त होता है, यह भी सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, यह भी सही है। लेकिन यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% है, गलत है। यह केवल और केवल 7% है। लिख लो, परिसंचरण तंत्र शरीर के भार का केवल 7% है। परिसंचरण तंत्र शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट है? केवल 7% है। परिसंचरण तंत्र शरीर के भार का केवल 7% है। कह रहा है सत्य नहीं है, ये कह रहा है 17 से 18, तो ये गलत है, बाद बाकी सही है। पूछता है, चला लगभग हमको लगता है 4 से 5 बार इसको पूछा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, बताओ शरीर के भार का परिसंचरण तंत्र कितना परसेंट होता है? 7%, 9%, 10%, कहेंगे 7%। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। चला एकदम कहता है अणु के गठन को हम क्या कहते हैं? परमाण्विकता कहते हैं। जब ध्वनि हवा में गमन करती है तो सीधे गमन करती है, सीधे गमन करती है तो चला समानांतर दिशा में तरंग का प्रसार होगा या अनुदैर्ध्य होगा। अगला कहता है इनमें से कौन एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? गुरुत्वाकर्षण ये भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि किसी वस्तु को ऐसे उठाएंगे फिर वहीं आ जाएगा, मिल जाएगा, तो भौतिक हो गया। अगला गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम सर किसी भी सब के लिए, सार्वभौमिक जब ये कह दिया सबके लिए लागू होता है। अगला है, तुमको हम बोले हैं 3 को याद रखना है, 1, 2, 3, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज किसी यौगिक का सबसे छोटी संभव इकाई, तो यौगिक छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, तुम याद रखो तो हर काम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में, यहीं पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या भी कर दिए थे और कण गुण को सत्यापित भी कर दिए थे। हवा में ध्वनि की गति अधिक होती है, अधिक जब कहेगा सुपरसोनिक का, कम कहेगा चला तो इंफ्रासोनिक। द नेक्स्ट वन इज डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य है, तो हम पूरा डिटेल इसका बना दिए। श्रव्य नहीं है तो 22,000 हो जाएगा। वाष्पीकरण सर हर तापमान पर होता है, खाली क्वथनांक बिंदु नहीं मार दीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समस्त तापमान पर वाष्पीकरण होता है। कहता है प्रकाश एलईडी की अगर बात करेगा तो रेडियो तरंग दे देंगे, सूर्य से निकलेगा तो पराबैंगनी हो जाएगा। एक्सरे जब टंगस्टन के रड से सभी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक्सरे निकलता है। द नेक्स्ट वन पोखरण की अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने है, 18 मई 1974 को पहला हुआ था राजस्थान के जैसलमेर में। द नेक्स्ट वन इज अगर कहता है नाभिकीय रिएक्टर मंदक कहेगा, मंदक का मतलब होता है रोकने वाला, तो रोकने वाला अगर कहेगा यानी धीमा करने वाला, तो न्यूट्रॉन की गति को यह धीमा करता है। अवशोषित कौन करता है? तो नियंत्रित क्षण अवशोषित कर लेता है। द नेक्स्ट वन इज समुद्र के पानी से कहेगा चला तो सोडियम हो जाएगा, और समुद्री घास लेमिनेरिया से कहेगा तो आयोडीन हो जाएगा। द नेक्स्ट वन गैस को सीधे ठोस में, गैस सीधे ठोस में बदलेगा डिपोजिशन, ठोस सीधे गैस में बदलेगा उद्पातन, और ठोस गल जाएगा गलन, ठोस द्रव जम जाएगा जमना। पानी का शुद्धिकरण किया जाता है आसवन विधि द्वारा। अब पेट्रोल का शुद्धिकरण किया जाता है, पेट्रोल से डीजल मोबिल वगैरह डीजल केरोसिन निकाला जाता है, प्रभाजी आसवन। फास्फोरस की परमाणुकता की बात करेंगे तो सामान्यतः 4 मारेंगे, नहीं रहेगा तब 2 मार सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम हम आपको बता दिए हैं, इसका आंसर आप ठीक कर लीजिएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। थैंक यू वेरी मच।
उम्मीद करते हैं सर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कम से कम 15 घंटा पढ़ रहे होंगे। और आज 10,000 लाइव पुराने के लिए 10,500 लाइव आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार। आज के इतिहास में, अभी तक मेरे इतिहास में सबसे ज्यादा लाइव आज आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए तहे दिल से नमन है सर। कल कुछ और अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। इट में भी कि कल हम नहीं भी आ पाए, तो कल अगर लाइव नहीं भी आ पाएंगे तो गरियाना मत। इट में भी कि हम कल नहीं आ पाए तो इसके लिए गरियाना नहीं, लंबा लंबा गरिया देना, आज देखा कहां चल गया। इट में भी कि हम नहीं आ पाए तो उसके लिए सर आपको नोटिस मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि हम आपकी सेवा में जरूर उपस्थित होंगे। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच।